हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्जाम में रीजनिंग का सेशन है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जिस प्रकार से प्रश्न पत्र लिया गया है और जिस प्रकार से यह क्लास तैयार किया गया है, यानी कि आपका वर्तमान समय में या आने वाले समय में जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर आपका पेपर सेट करता है, यानी जो पैटर्न उठाता है, जो लेटेस्ट प्रश्न उठाता है, वही इस क्लास में देखने को मिलेगा। वही पैटर्न, वही लेटेस्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा और साथ में सिखाया जाएगा कि इन लेटेस्ट प्रश्न को, न्यू पैटर्न को आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग किस प्रकार सोल्यूशन कर पाओ, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल तक पहुंचेगा। जब कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा तो किसी भी विभाग का एग्जाम दोगे फुल बाय फुल मार्क्स से पास कर पाओगे, अगर आपका रीजनिंग का सेशन उस एग्जाम में है तो। समझ लो, तो इसीलिए आप सभी को सभी प्रश्न लगाना अति आवश्यक और अनिवार्य है, अगर आप लोग अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल पहुंचाना चाहते हो। क्योंकि कोई भी काम जितना प्रैक्टिस करोगे उसमें उतना कॉन्फिडेंस जगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो, पहला प्रश्न अगर आप सभी का एग्जामिनर पूछ रहा है आप सभी से कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि 60 का संबंध 12 से जिस प्रकार होगा, 100 का संबंध उसी प्रकार यहाँ किससे होगा। समझना, यहाँ पे हमें सोचना होगा। तो देखो, 60 से हम 15 लाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस 60 में 4 से भाग देते हैं तो हमें 15 प्राप्त हो रहा है। देखो, 15 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम 100 के रिलेशन निकालना चाहते हैं, यानी जिस प्रकार हम 60 से 15 लाने की कोशिश किए, उसी प्रकार अगर हम 100 से इसका वाट की जगह लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, इस 100 में भी हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमें, यहाँ पे आएगा हमें 25। यानी 100 में 4 से भाग दोगे तो 25, 25 चौका 100। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 60 का रिलेशन जिस प्रकार 15 से है, 100 का रिलेशन उसी प्रकार यहाँ किससे है, तो 25 से है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे 25 होगा। समझ रहे हो? चलो अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 2 नंबर का प्रश्न है। देखो, मैं सभी विद्यार्थी को कहता हूं कि पहले आप लोग प्रश्न खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना, और जहां जहां आप लोग फंसोगे वहां फिर देखना। लेकिन पहले क्या करोगे, अपने खुद से ही कोशिश करना सॉल्यूशन डील करने का। राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में सभी विद्यार्थी करते चलना। तो देखो, यह प्रश्न में कह रहा है ना, 2 नंबर के प्रश्न में समझना, करा है दिल्ली, श्रीलंका और एशिया। अब बताना है कि इन 4 ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन में जो फिगर है, इन तीनों का सही संबंध कौन सा फिगर बता रहा है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, एशिया। एशिया क्या है, एक महाद्वीप है। एशिया के लिए हम एक गोला बना लिए। चलो एक गोला यहाँ पे बना लेते हैं, किसके लिए, एशिया के लिए। अब देखो, श्रीलंका जो एक देश है वह एशिया महाद्वीप में आता है, यानी एशिया महाद्वीप के अंदर आ जाएगा। यानी एशिया के लिए एक बड़ा गोला, उसके अंदर कौन आ जाएगा, श्रीलंका। अब बात कर लेते हैं दिल्ली। दिल्ली देखो तो यह भारत की राजधानी है, और भारत जो है वह एशिया महाद्वीप के अंदर है, यानी कि दिल्ली भी जो होगा वह एशिया महाद्वीप के अंदर होगा। लेकिन दिल्ली और श्रीलंका में कोई रिलेशन नहीं है, यानी दिल्ली अलग है और श्रीलंका अलग है। यानी कि आपका जो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा फिगर में सही, तीनों का सही संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। यानी आपका यहाँ जो राइट आंसर होगा ना, वह होगा ऑप्शन नंबर बी, इस बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अब हम सब चले अगला प्रश्न पर। देखो, उससे पहले जो जो विद्यार्थी अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हो, क्लास को लाइक नहीं किए हो, तो सेशन को लाइक कर देना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास का प्रैक्टिस सेट लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक वीडियो को या सेशन को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 3 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना। यह प्रश्न कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में
लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो व्हाट है ना, इसके जगह आप सभी को बताना होगा कि क्या होगा। जब भी मिसिंग नंबर वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग दो तरीका से सोचना, या तो आप लोग कैलकुलेशन इस प्रकार से करो, यानी 2 4 कैलकुलेशन करके 1 लाओ, इसी प्रकार 39 17 कैलकुलेशन करके यहाँ राइट आंसर का पता करो, या तो फिर आप लोग इस प्रकार से चलो, यानी 2 5 7 को कैलकुलेशन करके 39 लावो और इसी प्रकार 1 5 6 के कैलकुलेशन करके राइट आंसर का पता करो। तो देखो जब भी चलना है तो किस प्रकार से चलना है, छोटे छोटे अंक को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना। जैसे कि देखो 2 5 और 7 छोटा छोटा अंक है, यह तीनों का कैलकुलेशन किया तो 39 लाया, समझो। इसी प्रकार यहाँ 17 लाए, इसी प्रकार यहाँ लाएगा। अगर आसान तरीका से अगर राइट आंसर पता करना हो बहुत कम समय में, तो छोटे छोटे को कैलकुलेशन करोगे तो जल्दी आंसर प्राप्त होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे सोचोगे 2 5 7 में हम तीनों में इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 39 आ जाए, तो किस प्रकार से सोचना है। देखो अगर हम बीच वाले का स्क्वायर करते हैं, यानी कि हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 25 प्राप्त हुआ, और फिर पहला और तीसरा को आपस में गुना करते हैं, तो पहला तीसरा को गुना करो तो 2 गुने 7 कितना होता है, 14 होता है, और ये दोनों को फिर हम जोड़ देंगे। देखो 25 और 14 को जोड़ो, 5 4 9 और 2 1 3 39 आ गया। यानी इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हुआ ना, कि बीच वाले का हम स्क्वायर किए और पहला तीसरा को गुना किए और फिर दोनों को जोड़ दिए। अब यही मेथड हमें इसमें अप्लाई करना है। तो देखो बीच वाले को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, फिर प्लस करेंगे और 4 और 2 को, यानी पहला और तीसरा को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 4 दूना 8, यानी 8 देंगे और दोनों को फिर जोड़ देंगे, तो 9 और 8 कितना होता है, 17, यानी यहाँ पे 17 है, तो यानी है। यानी हमें पता चला ना कि जो मेथड इसमें अप्लाई हुआ वही मेथड इसमें अप्लाई हो गया, यानी लागू हो गया। अब हम इसमें अप्लाई करके राइट आंसर का पता करेंगे, समझ रहे हो। तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम बीच वाले को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखो 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर हमें कितना होता है, 25 होता है, और पहला और तीसरा को गुना करते हैं तो 1 गुने 6 करेंगे तो 6 आएगा, और फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो 25 और 6 की बात करें तो 25 और 6 जोड़ेंगे तो 31 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे व्हाट है ना, यहाँ पे क्या भराएगा, तो 31 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आप सभी को, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर यहाँ होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, 31 भराएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर आप लोग चयन कर लिए। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो हम सब अगला प्रश्न पर चलें। तो देखो अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर वाले प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, यहाँ पे जो व्हाट है इसके जगह क्या होगा बताना है। तो देखो जब भी ऐसा श्रृंखला आ जाए तो आप लोग एक पॉइंट सोचना कि यह श्रृंखला किस प्रकार का है, यानी कि यह श्रृंखला धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ना कि बढ़ घट रहा है। इस प्रकार से नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जहाँ तक धीरे धीरे बढ़ ही रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे वाले श्रृंखला को क्या करोगे, देखो सोचना, सबसे पहले सोचना कि 6 से 10 गया तो क्या हुआ, यानी कि 6 से 10 गया, यानी 6 में प्लस 4 जुड़ा तो 10 हुआ। आगे देखना इसी प्रकार 10 से 18 गया, यानी प्लस 8 जुड़ा, 18 से 34 गया, यानी प्लस कितना जोड़ा, तो प्लस 16 जोड़ा। तो उसके बाद फिर आगे जाएगा तो क्या होगा, तो देखो अब सीरीज आप लोग देखना, 4 से 8 गया, 8 से 16 गया, यानी 4 गुने 2 8, 8 गुने 2 16, तो अबरी क्या होगा, 16 गुने 2 32, यानी यहाँ पे कितना जोड़ना चाहिए, तो यहाँ पे 32 जोड़ना चाहिए। तो 34 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 और 2 6 और 3 और 3 6, यानी कि यहाँ पे 66 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 66 होगा। इसी प्रकार अगला हम यहाँ 130 लाने की कोशिश करेंगे तो 32 गुने 2 करेंगे, तो 32 गुने 2 कितना होता है, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 64। अब देखो 66 में 64 जोड़ो तो 6 4 10 के 0 और 6 6 12 13, देखो 130 है यहाँ पे,
तो जी सर है, यानी यह सीरीज बिल्कुल सही है। यानी क्या हुआ इस सीरीज में, पहले 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, इस प्रकार से सीरीज चला और हमें राइट आंसर का पता चला हमें राइट आंसर का क्या पता चला 66, यानी 66। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल राइट। समझ रहे हो। अब हम सब चले अगला प्रश्न पर, तो देखना अगले प्रश्न देखो क्या है 5 नंबर का। देखो 5 नंबर वाले प्रश्न में कह रहा है यदि h जोड़ का संकेत है, q घटाव का, a गुना का, t भाग का, तो इसका मान क्या होगा। जो आप सभी को सोचना समझना और बताना है। तो देखो जो जो कह रहा है ना उसका हम क्या करेंगे, पहले मान रख के फिर कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 14 है तो 14 लिखेंगे, a का मान देखो क्या है, a का गुना, तो यहाँ पे गुना 2 10, फिर देखो क्या है h है, h को जोड़ यानी जोड़ दो, यहाँ पे 42 है तो 42। आगे देखो क्या है t को क्या लिखा है यहाँ पे t का भाग है यानी भाग दो फिर 2 होगा। फिर देखो q है, q का घटाव है तो घटा दो 8। अब इसका हमें मान क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो देखो इसका अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो इसमें क्या करते हैं, बोर्ड मास का उपयोग करते हैं, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो 14 होगा गुना 10 जोड़ 42 में 2 से भाग देना है, तो 42 में 2 से भाग देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 21, यानी यहाँ पे क्या आएगा 21, फिर -8 होगा। अब देखो अब क्या करें, भाग का क्रिया हो गया तो अब गुना का करेंगे, तो 14 गुने 10 करेंगे तो 140 आएगा हमें, और फिर प्लस कितना होगा 21 होगा और -8 होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब जोड़ करेंगे फिर घटा देंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे। तो 140 और 21 को जोड़ो कितना आएगा, 1 एकम 1 0 1 4 2 6 और 1 एकम 1, और फिर 8 को माइनस कर देंगे। अब देखो 161 में 8 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, जब 161 में हम 8 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 153, यानी 153 जो होगा हमारा राइट आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल सत्य है। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए को। यहां तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर हम सब चलें, तो देखना अगला प्रश्न समझना क्या है, 6 नंबर का प्रश्न। देखो 6 नंबर वाले प्रश्न में कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सही क्रम बताना यानी आप सभी को सोचना है कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो यहाँ पे सभी ग्रह है, यानी यह ग्रह है। अब दिया गया अब सभी को बताना है कि सबसे पहले कौन होगा। तो देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले बुध होता है, यानी कि 5 होगा। बुध के बाद क्या होता है, तो बुध के बाद होता है शुक्र, यानी 3 होगा। शुक्र के बाद क्या होता है, तो शुक्र के बाद पृथ्वी होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो 1 होगा। पृथ्वी के बाद क्या होता है, मंगल होता है, यानी यहाँ पे 4 होगा। और मंगल के बाद फिर क्या होता है, तो बृहस्पति होता है, यानी यहाँ पे 2 होगा। तो देखो क्या बोले कि सबसे शुरू से चलना अंत तक, यानी सबसे पहले बुध, बुध के बाद क्या होगा शुक्र, शुक्र के बाद क्या होगा पृथ्वी, फिर मंगल और अंत में बृहस्पति। तो 5 3 1 4 2 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 5 3 1 4 2 देखो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, 5 3 1 4 2 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर देखो सी में है। 5 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी है। यानी आप लोग किस ऑप्शन को चयन करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी को चयन करोगे, जो कि बिल्कुल राइट है और बिल्कुल क्या है, सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो यहाँ तक। तो चले हम सब, तो देखो समझना सभी विद्यार्थी, यहाँ पे कह रहा है ना कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करिए। यह जो 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन वाले प्रश्न रहेगा और कहेगा विषम शब्द चुने, तो सोचना कि 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा ना वह सबसे अलग होगा, और जो अलग ऑप्शन होगा वही आप सभी को चयन करना है। तो देखो इसमें सोचो कि 3 एक समान है और एक अलग कौन सा है, और जो अलग है उसी को हमें क्या करना है, चयन करना है। समझो, तो यहाँ पे समझना, अगर हम बात करें 13
अगर हम बात करें 29, अगर हम बात करें 17, ये तीनों देखने के बाद हमें क्या पता चलता है? पता चलता है हमें कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों है ना, यह अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। यह तीनों किसी से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या नहीं है, 13, 29, 17। लेकिन जब अब बात आ जाए 87 का, तो यह भाज्य संख्या है। क्या है? यह भाज्य संख्या। 87 किससे कटने वाले हैं? तो 29 से कटने वाला है। 29 का 29, 29 दूना 58, 29 या 87, यानी 29 से यह पूर्ण रूप से कट जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी किसी से कटने वाला नहीं है, यानी ऑप्शन ए, बी, सी तीनों अभाज्य है, लेकिन ऑप्शन डी भाज्य है और यही विषम संख्या है, यानी यही सबसे अलग है और अलग वाले को ही हमें चयन करना था। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले हम सब, तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। देखो 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनें। यानी कि यह जो है ना, यानी कि आई जे के का आर क्यू पी से जिस प्रकार संबंध होगा, उसी प्रकार इसका यहाँ पे क्या संबंध होगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? अल्फाबेट पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे कि देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे लिखता हूँ आई का अल्फाबेट पोजीशन 9 होता है और जे का अल्फाबेट पोजीशन 10 होता है, के का 11 होता है। आगे देखना, आर का 18 होता है, क्यू का 17 होता है और पी का कितना होता है? 16 होता है। अब देखो यहाँ पे 9 से 18 गया, समझना, 10 से 17 गया, 11 से 16 गया, यानी कि क्या हो रहा है ना, आई से आर गया, जे से क्यू गया और के से पी गया। अब हमें देखने के बाद पता चल रहा है कि आई का अपोजिट आर है, यानी ए बी सी से इधर स्टार्ट हुआ, जेड यहाँ तक अंत होता है, तो यहाँ से जितना आई लगता है वही इधर आर इतना से आर होता है, यानी कि दोनों का अपोजिट है। यानी कि समझना, अल्फाबेट पोजीशन में क्या होता है कि आई का अपोजिट आर है। अब आप लोग सोचोगे कि सर हम अपोजिट कैसे समझेंगे कि उल्टा है, यानी कि इसका अल्फाबेट पोजीशन और इसका अल्फाबेट पोजीशन दोनों को जोड़ने के बाद अगर 27 आ रहा है तो समझना कि एक दूसरे का उल्टा अंक है। मतलब कि जैसे कि देखो आई का अल्फाबेट पोजीशन 9 होता है और आर का अल्फाबेट पोजीशन 18 होता है। जब 18 और 9 को जोड़ोगे तो देखो कितना आ रहा है, 18 9 27 आ रहा है। इसी प्रकार देखो जे का अल्फाबेट पोजीशन और क्यू का जोड़ो, जे का देखो अल्फाबेट पोजीशन 10 होता है और क्यू का 17 होता है। जे और क्यू को जोड़ोगे यानी 10 और 17 को जोड़ोगे 27 आएगा। फिर देखो के का 11 होता है और पी का 16 होता है, 11 और 16 जोड़ोगे तो भी 27 आ रहा है। यानी हमें पता चला कि आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू और के का अपोजिट पी है। इसी प्रकार हम इसका अपोजिट निकालेंगे, जैसे टी का अपोजिट। तो अब आप बोलोगे कि सर अपोजिट हम कैसे निकाल पाएंगे? तो देखो अभी क्या बताएं कि दोनों को जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए, तो समझना क्या है, अपोजिट है। यानी कि टी का हमें अपोजिट निकालना है, तो 27 में टी का अल्फाबेट पोजीशन घटा देंगे तो यहाँ जो होगा उसका अपोजिट आ जाएगा। जैसे कि देखो 27 में टी का घटाएंगे यानी टी का हमें अपोजिट निकालना है उल्टा, तो टी का अल्फाबेट पोजीशन 20 होता है। अब 20 में जब 27 में जब 20 को घटाओगे तो 7 आपका आएगा, और 7 जो होता है ना वह अल्फाबेट पोजीशन का जी का होता है, यानी यहाँ पर आप लोग जी भरोगे। इसी प्रकार अब यू का निकालोगे, तो यू का निकालना चाहोगे तो इसको भी 27 में घटाओगे, तो यू का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, यू का 21 होता है। अब 27 में 21 घटाओगे तो 6 प्राप्त होगा, और 6 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है एफ का होता है। इसी प्रकार आप भी का निकालना चाहोगे तो 27 में भी का अल्फाबेट पोजीशन घटाओगे तो भी का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, 22 होता है। तो 27 में 22 घटाओगे तो 5 आएगा, और 5 जो होता है अल्फाबेट पोजीशन ई का होता है। यानी जी एफ ई कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी में है जी एफ ई। तो यानी कि आप सभी को इस प्रश्न में थोड़ा सा समझना होगा कि अपोजिट है, यानी आई का उल्टा आर है, जे का उल्टा क्यू है, के का उल्टा पी है। इसी प्रकार टी का उल्टा जी होगा, यू का उल्टा एफ होगा, भी का उल्टा ई होगा। समझो, पता करने के लिए दोनों को अगर जोड़ो तो 27 आएगा। देखो यहाँ पे टी और
जी का जोड़ो, टी का अल्फाबेट पोजीशन 20 होता है और जी का 7 होता है। देखो दोनों को जोड़ोगे तो 27 ही आएगा। उसी प्रकार है कि अगर निकालोगे तो टी का तो इसमें घटा दोगे और इसमें पता करोगे तो दोनों जोड़ के पता करोगे कि अपोजिट है कि नहीं। अभी दोनों को जोड़ो, देखो आ रहा है 27 तो जी सर आ रहा है। यानी इस प्रकार से आप लोग अपोजिट निकाल पाओगे। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो हम सब चले अगला प्रश्न पर, तो देखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, 9 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा GFKJON इसके आगे क्या होगा, जो आप सभी को बताना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि अक्षर श्रृंखला को पूरा करें तो किस प्रकार सोचना आप लोग, बस एक ही पॉइंट सोचना कि अल्फाबेट पोजीशन का प्रयोग करके राइट आंसर का इजी तरीका से चयन करना। जैसे कि देखो जी का अल्फाबेट पोजीशन 7 होता है, एफ का 6 होता है, के का 11 होता है, जे का 10 होता है और ओ का 15 होता है और एन का 14 होता है। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे राइट आंसर का हमें पता करना है। तो देखो अगर हम जी से जे की ओर चलते हैं तो जी का अल्फाबेट पोजीशन देखो 7 है, जे का जी से के चलते हैं यानी एक छोड़ के चलते हैं। तो जी से के चले यानी जी का 7 के का 11, तो 7 से 11 गया तो देखो यहाँ क्या जोड़ा, +4 जोड़ा। इसी प्रकार देखो के से ओ चला यानी 11 से 15 चला तो यहाँ भी +4 जोड़ा, समझना। इसी प्रकार ओ से आगे चलेगा यानी 15 से आगे चलेगा तो यहाँ भी +4 जोड़ेगा, तो 15 में 4 जोड़ेगा तो 19 आएगा और 19 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है ना वह एस का होता है, समझना। इसी प्रकार यहाँ भी चलेगा, एफ से जे की ओर चलेगा तो एफ का अल्फाबेट पोजीशन 6 होता है, जे का 10 होता है यानी 6 से 10 चला यानी क्या हुआ, +4 जोड़ा, यहाँ भी 6 4 10। इसी प्रकार देखो जे से एन चला यानी 10 से 14 चला तो यहाँ भी +4 हुआ, समझना। इसी प्रकार एन से आगे चलेगा यानी 14 से आगे चलेगा तो इसमें भी +4 हुआ। तो देखो 14 में 4 जोड़ोगे तो 18 होगा और 18 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है आर का होता है, यानी एस और आर कौन सा ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न में क्या किया कि एक एक वर्ड को छोड़ के और सभी में 4 4 जोड़ ले गया और स्टेप बाय स्टेप राइट आंसर का पता हम कर लिए, जो कि यहाँ पे एस और आर होगा, समझ रहे हो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलें अगला प्रश्न पर, चलो क्या है समझना। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कराए नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। देखो जब भी विषम वाले शब्द आ जाए तो आप लोग सोचना कि यह जो 4 ऑप्शन है ना, इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो हमें एक प्रकार में देखने को मिलेगा और एक ऑप्शन जो रहेगा वह सबसे अलग रहेगा, सबसे हट के रहेगा और वही अलग ऑप्शन को हमें पता करना है, समझ रहे हो। तो देखो इसमें देखो कौन सा 3 ऑप्शन एक प्रकार है, तो गौरैया की बात करें, कौआ की बात करें, कबूतर की बात करें, यह तीनों क्या है, तो पक्षी है। लेकिन मक्खी की बात करें तो यह पक्षी में नहीं आता है, यानी यही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है यह सबसे अलग है और सबसे हटके, यानी यही विषम शब्द है। और इसी को हमें क्या करना था, इसी को हमें पहचान करना था, जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समझ रहे हो। तो चलो अगले प्रश्न पे हम सब चलते हैं, समझना। देखो 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का कौन सा उत्तर आकृति निर्हित है, यानी कि यह जो प्रश्न आकृति है ना, कौन सा यह 4 ऑप्शन वाले उत्तर आकृति में यह समाया हुआ यानी सम्मिलित है। तो देखो क्या है प्रश्न आकृति, थोड़ा जूम करता हूं तब आप लोग आसान तरीका से समझोगे। अब समझना, यहाँ पे देखो इस प्रकार से है, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, फिर नीचे आया। अब देखो किस में है, ऑप्शन नंबर ए में तो कहीं दिख नहीं रहा, ऑप्शन नंबर बी में देखने की कोशिश करो तो देखो इधर आया, नीचे आया, फिर इधर आना चाहिए लेकिन इधर चला गया, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, जो आप लोग यहाँ पे समझना। ऑप्शन डी की बात करें तो देखो ऑप्शन नंबर डी होगा, तो किस प्रकार होगा, देखो इधर से आया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भी इधर है, यहाँ पे इधर है। उसके बाद देखो नीचे आया जस्ट, तो जस्ट नीचे हो गया। उसके बाद इस साइड आया तो देखो इस साइड आ गया, यहाँ पे
इस साइड आ गया, उसके बाद फिर जस्ट नीचे आ गया, उसके बाद देखो जस्ट नीचे आ गया। यानी कि यह जो प्रश्न आकृति है ऑप्शन नंबर डी में क्या है, समाहित है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना इस प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सत्य होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न पर हम सब बढ़ें तो देखना। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न कर रहा है, समझने की कोशिश करना। प्रश्न है कि अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, कथन कर रहा है। उसके बाद कर रहा है कि सभी गरीब सदा सादा रहते हैं। देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करना ना, यह फिगर डायग्राम से यह नहीं होगा, यह थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे कि यह कथन कर रहा है यहाँ पे कि अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, यह कथन कर रहा है और कथन के अनुसार ही यहाँ पे निष्कर्ष पे जाओगे। कथन से थोड़ा भी आगे पीछे मत भटकना। करा है अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, उसके बाद क्या करा है, करा है सभी गरीब सादा रहते हैं। समझ गए हो? अब कथन निष्कर्ष पे आना। निष्कर्ष एक देखो करा है, अमीर धन को फिजूल खर्च करते हैं। देखो निष्कर्ष एक में कहीं दिख रहा है धन उनके बाद कहीं कहा है, नहीं कहा है। यह कहा है अमीर के लिए कि अमीर को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और निष्कर्ष कर रहा है अमीर धन को फिजूल खर्च करते हैं, यानी इसमें कोई निष्कर्ष नहीं है, यानी कथन से यह कोई संबंध नहीं बना रहा है, यानी निष्कर्ष एक जो होगा बिल्कुल गलत होगा। अब निष्कर्ष दो पर आवो। कर रहा है गरीब धन की बचत करते हैं। देखो निष्कर्ष दो भी इस कथन के अनुसार कुछ सही संबंध नहीं बता रहा है। गरीब के लिए क्या कर रहा है, सभी गरीब सादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कर रहा है गरीब धन की बचत करते हैं। खर्च बचत की बात कहीं हमें कथन में नहीं मिला, यानी कि कथन दो भी गलत है। यानी ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न समझना। देखो 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि एक लड़का 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ा। अगर यह पढ़ने के बाद हमें पता चला कि यह क्या है, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। अब आप लोग समझना यहाँ पे क्या कर रहा है प्रश्न। कर रहा है एक लड़का 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है। कहाँ दौड़ता है? अगर लड़का यहाँ पे है, समझना कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब कर रहा है पूरब की ओर, यानी इधर चला, कितना, तो 20 मीटर, 20 मीटर पूरब की ओर चला। आगे देखो, और फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद फिर कहाँ मुड़ गया, वह दाएं मुड़ गया, यानी दाएं मुड़ गया, यानी किधर मुड़ गया, यानी कि फिर इधर आ गया, यानी दाएं मुड़ गया। उसके बाद क्या कर रहा है, दाएं कितना मुड़ा जी, 10 मीटर। आगे देखो, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, यानी यहाँ आने के बाद वह क्या हुआ, तो फिर दाएं मुड़ गया। तो दाएं मुड़ गया तो किधर आएगा, इधर आएगा। और इधर मुड़ के कितना चला, 9 मीटर, यानी 9 मीटर इधर चला। आगे देखना, और फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ा। यहाँ से वह बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 5 मीटर, यानी बाएं मुड़ा इधर और फिर 5 मीटर चला। आगे देखो क्या कर रहा है, तथा फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर चला। जब वह यहाँ आ गया उसके बाद फिर से बाएं मुड़ा और फिर से बाएं मुड़ेगा तो वह कहाँ होगा, इधर होगा। और फिर कितना चला, तो 12 मीटर चला। अब कह रहा है कि और अंत में बाएं मुड़कर 6 मीटर चला। जब वह यहाँ पहुँच गया तो वह बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला, यानी बाएं मुड़ा यानी इधर चला और 6 मीटर चला। अभी वह वर्तमान में कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है। अब देखना प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है अब उस लड़के का चेहरे के सामने कौन सी दिशा है। देखो उसका मुंह कहाँ, यहाँ पहुँच गया, उसका मुंह कहाँ है, ऊपर की ओर है। तो उसका चेहरा के सामने कौन सा दिशा है, तो ऊपर की ओर है, यानी ऊपर को हम उत्तर कहते हैं। यानी कि वह उसका चेहरा के सामने कौन सी दिशा है, तो उत्तर दिशा है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा और बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार से दाएं बाएं कर रहा है उस प्रकार से आप सभी को चलना है। वनली वन एक पॉइंट याद रखना है कि ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण कहते हैं, इधर पूरब कहते हैं, इधर पश्चिम कहते हैं। और आपका राइट आंसर आसान तरीका से क्या होगा, निकल के चल आएगा। समझ रहे हो? चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
समझना 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखो, जब भी दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो आप लोग सोचना एक ही पॉइंट कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। तो देखो इसमें क्या कर रहा है समझना, यहाँ पे कर रहा है यह प्रश्न आकृति है और यहाँ पे दर्पण लगा चुका है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वह किस प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा। तो देखना यहाँ पे गोल है, यहाँ पे जब दर्पण लगाया है तो इसका प्रतिबिंब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चला जाएगा, यानी उलट जाएगा। तो देखो यह जो गोल है वह गोल इस प्रकार से ही रहेगा, इसका इस प्रकार से यह बिंदु है बीच में तो यह 3 बिंदु इधर ही रहेगा और नीचे यह भी लटकेगा, लेकिन यह जो तीर इधर है ना वह उलट के इधर हो जाएगा क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण यहाँ लगा चुका है। अब देखना, और यह जो तीर इधर का है ना वह तीर इधर की हो जाएगा, इधर की हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे जो उसका गर्दन तर इधर का तीर है वह तीर इधर हो जाएगा, किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। यानी यह जो इस प्रतिबिंब का जो इस प्रश्न आकृति का जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर डी की तरह बनेगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें, तो चलो अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न देखो क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, यहाँ पे खाली स्थान है, इसके जगह क्या क्या भराएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर का पता करना है। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से करोगे, सोचना समझना। और देखो सबसे पहले सोचना कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, ए बी है, उसके बाद हमें भरना है। तो देखो ए बी, यहाँ ए बी के बाद क्या है, सी है, यहाँ पे देखो क्या है, सी है, यानी कि यहाँ पर जब हम सी भरते हैं उसके बाद देखो ए बी सी बी, यानी इतना के बाद हम एक खंडों में विभाजित कर देते हैं। फिर देखो ए से शुरू हो गया तो फिर ए बी सी, और सी के बाद देखो यहाँ क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी भर देंगे, समझ रहे हो। तो बी भर गया, फिर यहाँ से एक खंड हो गया। फिर देखो ए से शुरू हुआ तो ए बी, फिर यहाँ के पर क्या भरेंगे, सी, सी के बाद बी है, फिर यहाँ से एक खंड में विभक्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, ए बी सी बी, फिर यहाँ पे एक खंड हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा, ए बी, फिर यहाँ से आगे चलता जाएगा, ए बी सी बी, इस प्रकार से चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं, यहीं तक भरना है। अब देखो कौन सा क्या क्या हम भरें, तो पहला में सी भरें, फिर बी भरें, फिर सी भरें, फिर ए भरें, फिर ए भरें। अब देखो सभी का खंड में बट रहा है कि नहीं, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, इस प्रकार से। यानी कि राइट आंसर कौन सा है, सी बी सी ए ए। देखो सी बी सी डबल ए, ऑप्शन नंबर ए में। यानी आपका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पर। तो देखो अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 17 नंबर वाले प्रश्न सभी विद्यार्थी दिमाग से थोड़ा सा फोकस करना। देखो कह रहा है सीधी रेखाओं के न्यूनतम संख्या क्या है। यह जो आकृति है ना इसमें कह रहा है सीधी रेखाओं की संख्या कुल कितनी है। तो देखो सबसे पहले काउंट करना सीधी रेखा को। देखो एक रेखा, 2 3 4 5 6 7, 7 तो इस प्रकार से हो गया। अब देखना 7 इस प्रकार से हो गया। अब इस प्रकार से चलते हैं, 8 9, यह 10 है, यह 11 है, यह 12 है और यह 13 है। 13 हो गया। अब आप सभी को कहीं लग रहा है कि कोई जो सीधी रेखा उसको हम छोड़ दिए हैं, नहीं ना छोड़ें। यानी इस आकृति में कितना रेखा है, सीधी रेखा जो कि हमें पूछ रहा है, तो 13 है। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो हम सब चलें अगला प्रश्न पर। तो देखो यह प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न, समझने की कोशिश करना। देखो कह रहा है भिन्न आकृति का पता लगाएं। यह जो
आकृति दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और सी और डी में, यहाँ पे बताना है कि कौन सा आकृति भिन्न है यानी अलग है। यानी 3 ऑप्शन एक समान होगा लेकिन एक ऑप्शन अलग होगा और वही भिन्न आकृति को पता करना है। तो देखो यह आकृति चारों देखने के बाद हमें सेम लग रहा है, ए बी सी सही लग रहा है, लेकिन रंगने की जो कला है वह उलट पुलट रखा है। देखो यहाँ पे जो 2 भाग को रंगा है दोनों को एक साथ वाले को रंगा है, यहाँ भी देखो दोनों को एक साथ वाले को रंगा है, यहाँ भी दोनों को एक साथ वाले को रंगा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो एक ऊपर रंग दिया एक नीचे रंग दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना यह ही सबसे अलग आकृति है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर डी देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो डी दिया है, यानी आपका राइट आंसर होगा ये वाला। समझ रहे हो? तो यानी इस प्रश्न में सबसे भिन्न आकृति कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, और डी ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन में है, तो बी में, यानी राइट आंसर आपका यह माफ कीजिएगा डी जो है वह डी वाले में दिया है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि यह वाला आकृति सबसे अलग है, सबसे भिन्न। चलो अगले प्रश्न समझना। देखो 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि पति पत्नी और परिवार के बीच प्रदर्शित करता है, यानी यह जो 4 ऑप्शन है ना और चारों ऑप्शन का जो चित्र है, कौन सा चित्र पति पत्नी और परिवार का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो देखो समझना, सबसे पहले हम परिवार के लिए एक गोला बनाएं, परिवार के लिए एक गोला बना दिए। तो देखो परिवार के अंदर पति भी आ जाएगा और परिवार के अंदर पत्नी भी आ जाएगा, यानी पति और पत्नी दोनों किसके अंदर आ जाएगा, तो परिवार के अंदर आ जाएगा। यानी इस प्रकार से कौन सा आकृति आप सभी को देखने को मिल रहा है, तो देखो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं और ऑप्शन डी, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि पति पत्नी और परिवार तीनों का एक साथ सही संबंध बता रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो हम सब चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न समझना 20 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। कारण नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुने, यानी बताना होगा कि ए एम सी का संबंध सी ओ ई से जिस प्रकार होगा आर ए एक्स से यहाँ पे क्या होगा, जो आप सभी को पता करना है। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो एक ही बात को सोचना कि अल्फाबेट पोजीशन का पता करना, लिखना और यहाँ से यहाँ रिलेशन पता कर लेना। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या करोगे, कमेंट में बताओगे। यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में, सभी विद्यार्थी ईमानदारी से सभी विद्यार्थी कमेंट में जरूर करना। और जो न्यू हो, चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और सभी विद्यार्थी जो लाइक नहीं किए हो, क्लास को लाइक कर देना और सेशन को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।